So hello everyone, today we are going to discuss the solution of code forces round 898. So yeah, let's start. Let's start with the A problem first. So in the A problem, what we have given is, the name of the question is short sort. So yeah, let's understand the question first. So in this question, we have given one string, right? And it's a permutation of ABC. तो वो कुछ भी हो सकता है, BCA हो सकता है, CAB हो सकता है, CBA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें क्या बताना है कि तुम एट मोस्ट एक स्वैप में क्या इसे सॉर्ट कर पाओगे। एक स्वैप में क्या इसे तुम ABC के बराबर बना पाओगे, ABC के बराबर। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें यस करना है, अदरवाइज नो। तो तुम खुद देखो कि तुम किसी भी एग्जांपल को उठाओ, जैसे BCA उठाया अपन ने, ठीक है, तो क्या ये B अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, क्या C अपनी पोजीशन पे नहीं है, क्या A अपनी पोजीशन पे नहीं है। तो एक स्वैप में तुम कितनी पोजीशंस चेंज कर सकते हो, हमेशा 2 से ज़्यादा कभी चेंज हो सकती है नहीं। तो यहाँ पे कितनी कर रहे हैं, 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। तुम उठाओ CAB, क्या C अपनी पोजीशन पे है, नहीं है, क्या B अपनी पोजीशन पे नहीं है, क्या B अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो क्या आंसर यस होगा, नहीं, नो होगा। इतनी बात समझ आई। अब हम उठाते हैं कुछ और एग्जांपल, जैसे हमने उठाया CBA, क्या ये अपनी पोजीशन पे नहीं है, क्या ये अपनी पोजीशन पे हाँ है, ये अपनी पोजीशन पे नहीं है। तो कितने पोजीशंस पे नहीं है हमारी वैल्यू, वो है 2 पे। तो एक स्वैप में कितनी पोजीशन चेंज होंगी, 2, तो इसका आंसर होगा यस। अगर मैं केवल ABC लेता तो आंसर क्या होता, बिल्कुल यस होता। क्यों यस होता, क्योंकि ये अपनी सही पोजीशन पे, ये अपनी सही पोजीशन पे, ये तो मेरे को यहाँ पे कोई स्वैप की नीड है, नो, स्वैप की नीड ही नहीं है, ठीक है, नो स्वैप इज नीडेड। तो इसका आंसर क्या होगा, हो जाएगा बिल्कुल यस हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, बस जो हमारी जितनी पोजीशंस पे सेम नहीं है ना, जिन पोजीशन पे सेम नहीं है वो या तो 2 हो या फिर 0, हमारा आंसर आएगा यस, अदरवाइज हमारा आंसर होगा नो। बस यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है इसका कोड, और ये देख सकते हैं हमने एक स्ट्रिंग ले ली, हमने A0 पे देखा, A अगर नहीं है तो काउंटर प्लस प्लस, तो हमने ओवरऑल काउंटर में क्या स्टोर किया, जो अपनी सही पोजीशंस पे नहीं है। अगर वो 2 नहीं हुआ और वो 0 भी नहीं हुआ तो हम कर देंगे नो, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे यस, ठीक है। जल्दी से मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्योंकि फर्स्ट काफ़ी ईजी था। तो सेकंड क्वेश्चन जो है ना, उसमें क्या है कि मैं डायरेक्टली बताता हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही मूव करता हूँ। तो हमें क्या, एक एरे गिवन है, हमें एक एरे गिवन है। एग्जाम्पल उठा लेते हैं 2 2 1 2। तुम क्या कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स की वैल्यू 1 से बढ़ा सकते हो। जैसे तुम ऐसे कर सकते हो, 2 3 1 2 कर सकते हो, या तुम इसकी जैसे बढ़ा सकते हो, किसी की भी बढ़ा सकते हो, तो 2 2 2 2 हो जाएगा। या फिर इसकी बढ़ा दोगे तो 2 2 1 3। तुम्हें बस ये बताना है कि तुम्हारा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आ सकता है, ठीक है। तुम्हारा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आ सकता है अगर तुम किसी एक की वैल्यू बढ़ाते हो। इतनी बात समझ आई हमें। तो अब इस वाले क्वेश्चन में है ना, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंस्ट्रेंट्स इसमें काफ़ी छोटे गिवन है, मतलब जो n है ना वो अपना 9 तक है, और जो टेस्ट केसेस हैं वो 10⁴ तक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केवल ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा सकता हूँ। मैं हर एक इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा के देख सकता हूँ, और मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा फाइनल आंसर किस में सबसे बड़ा आ रहा है। मैं हो सकता है कि अगर इसको बढ़ा रहा हूँ तो मैं 2 × 3 × 1 × 2 चेक करूँगा। इसमें मैं चेक करूँगा 2 × 2 × 2 × 2, मैं चेक करूँगा मैं 2 × 2 × 3। तो 2 × 2 × 3 कितना होता है, 4 × 12, तो 2 या 4 ये होता है, और × 4 16। तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ, इसको बढ़ाने में फ़ायदा हुआ, मतलब 1 को। तो बस ऐसे ही तुम्हें ब्रूट फोर्सली हर एक के लिए चेक करना है और तुम्हें आंसर बताना है। इसके डायरेक्ट कोड पे मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं था। तो बस ये हमारा जैसे क्वेश्चन है कि हमने इनपुट में एरे ली, हमने क्या किया कि आंसर को 0 मान लिया, मतलब मिनिमम वैल्यू, फिर हमने AI को बढ़ाया, और मैंने बस ये प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, अगर करंट इज इक्वल टू 1 है, और मैंने हर एक से मल्टीप्लाई किया, और आंसर को क्या कर दिया, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा करंट, जो भी मेरा आंसर आ रहा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा प्रोडक्ट के, और एंड में हम आंसर प्रिंट करवा देंगे।
तो ये था अपना बी क्वेश्चन, और जो कि इजी था। अब आते हैं सी क्वेश्चन पे। तो सी क्वेश्चन जो है ना, मतलब थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा सीखने वाला, लेकिन बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस शुड रीड दिस प्रॉब्लम, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। आई होप दैट यू गाइस हैव ऑलरेडी ट्राइड। तो नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि ऐसे समझो अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। मैट्रिक्स तो दे रखी है, कितने की दे रखी है? 10x10 की। मैं काउंट नहीं कर रहा कितनी है, मतलब 10 बनाया है कि नहीं बनाया है। लेकिन इस वाली बाउंड्री पे है ना तुम्हारे 1 पॉइंट है, इतना मेरे को पता है। इस पे तुम्हारे 2 पॉइंट है, ठीक है। इस पे तुम्हारे 3 है, कुछ कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है। जब तुम इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि इनको कलर दे देते हैं, कलर से ज़्यादा ठीक समझ आएगा। तो इसमें हमें पता है क्या गिवन है कि इसमें हमें गिवन है कि, एक सेकेंड, हाँ, इस वाली बाउंड्री पे 1 पॉइंट है, इस पे 2 है, इस पे 3 है। जितनी बाउंड्री अंदर जाती जा रही है उस पे उतने ज़्यादा पॉइंट्स है, ठीक है। ऐसी 4 होंगे, ऐसी 5 होंगे। तो जब तुम इनको एनालाइज करते हो ना, इन वाली बाउंड्री को, तो तुम्हें क्या पता लगता है कि ये जो है ना, ये एक तो आई जो है इसका, वो तुम देख सकते हो 0 है। और यहाँ पे आई कितना है तुम्हारा? यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। मतलब 0 to 9 दे रखे हैं ना तुम्हें रोज, तो ये 0 वाली रो है, तो ये 9 वाली रो है। और यहाँ पे तुम जे देखो, जे तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? जे भी तुम्हारा 0 से 9 तक जा रहा है, ये हमने देखा। तो हमारा आई कहाँ से जा रहा है? आई हमारा 0 से 9 जा रहा है। जे हमारा कहाँ से जा रहा है? 0 से 9। बस इतना समझा अपन ने, ठीक है। अब हम दूसरी वाली बाउंड्री देखते हैं। दूसरी वाली बाउंड्री में हमारा क्या हो रहा है? आई जो है, आई हमारा 1 से कहाँ तक जा रहा है? 8 तक। जो जे हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 2 से लेकर 7 तक। ऐसे ही हमारा तीसरी में क्या जाएगा? आई जो है वो तुम्हारा 3 से लेकर 7 तक जाएगा। जो जे है तुम्हारा वो कहाँ से जाएगा? ओ, यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया, यहाँ पे 3 से 7 ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया। आई जो है तुम्हारा वो 1 से 8 जा रहा है, और जे तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से 8, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 3 से 7 जाएगा आई, और जे भी तुम्हारा कहाँ से जाएगा? 3 से 7 जाएगा। इतना समझ आ गया हमें। और इसके आगे देखते हैं, तो आई हमारा कहाँ से जाएगा? 4 से लेकर 6 तक। जे तुम्हारा कहाँ से जाएगा? 4 से लेकर 6 तक। क्या समझ आ रहा है इससे? इससे एक ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करते हैं। ये वाली बाउंड्री का जो पॉइंट है ना, वो सबसे ऊपर से एक ही डिस्टेंस पे है, और ये वाला सबसे जो नीचे है ना, मतलब अगर तुम इस सेल को देखते हो, तो इस सेल को देखो कि ये सबसे अपने कौन सी बाउंड्री के क्लोज में आ रहा है। तो ये एक डिस्टेंस की बाउंड्री के क्लोज में है ना। ये भी एक डिस्टेंस पे, ये भी एक पे, ये भी एक पे, ये भी एक पे, ये भी एक 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 एक, ये सब होते जा रहे हैं। जब तुम इसको देखोगे तो ये 2 डिस्टेंस पे यहाँ पे, 2 डिस्टेंस पे यहाँ पे, यहाँ पे 2, 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 यहाँ पे। तो इससे समझ आ रहा है? तुम्हें हर इंडेक्स के लिए बस चेक करना है, तुम्हें हर एक इंडेक्स के लिए चेक करना है कि वो कितना दूर है अपनी बाउंड्री से। जितना जो भी उसका मिनिमम बाउंड्री से डिस्टेंस होगा ना, वही उसके पॉइंट होंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मेरा लेने का सच मन नहीं है, लेकिन ले लेते हैं। अगर सोचो कि हमारा कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स गिवन होती है, तो अगर मेरा x यहाँ पे होता, तो ये कितने पॉइंट होते? इसके 1। यहाँ पे होता, कितने होते? ये हमें यहाँ पे भी 2 से है, यहाँ पे भी 2 से दूर, यहाँ से कुछ ज़्यादा है, यहाँ से कुछ ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? मिनिमम। तो ये 2 होते हैं। यहाँ पे कितने होते? यहाँ पे होते 3। देख सकते हैं यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, तो इसका आंसर होता 3।
तो बस ऐसे ही हमें हर किसी का देखना है कि वो मिनिमम कितनी बाउंड्री से दूर है, और बस वो अपने आंसर में ऐड करते जाना है। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि एक्स जो है वो हम चेक कर लेंगे कि कितना बाउंड्री से दूर है, और बस हम उसका आंसर प्लस करते जाएंगे और एंड में प्रिंट करवा देंगे। इसका कोड दिखा देता हूँ। इसका कोड ऐसे है कि हमें एन इनिशियली 10 है और मैंने ये एरे ली। फिर मैंने क्या किया कि मैंने बस चेक किया कि बाउंड्री से मिनिमम कौन सा आएगा। अगर सोचो 0, अगर मेरा आई 0 है तो वो ऊपर से कितना i+1 मतलब 1 डिस्टेंस पे है, और नीचे से कितना है n-i डिस्टेंस पे। लेफ्ट से कितना है j+1, राइट से कितना है अपना n-j। तो इसका जो भी मिनिमम आएगा वो ऐड करते जाओ और एंड में आंसर प्रिंट करवा दो। एज सिंपल एज दैट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। एंड नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम डी। जो डी प्रॉब्लम है वो बता देता हूँ वो भी कैसे दी। हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। हमें क्या गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है जो कि समझो 0 और 1 से मिलकर बनी है। 0 1 0 0 कुछ भी हो सकती है। तो तुम एक ऑपरेशन लगा सकते हो, एक ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन में तुम क्या कर सकते हो कि जो के सेल्स है ना, कोई भी के सेल्स को पकड़ो, के कॉन्जिक्यूटिव, और ये कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ये कॉन्जिक्यूटिव सेल्स को पकड़ो और उन्हें 0 कर दो। उन्हें क्या कर दो, 0 कर दो। ये कर सकते हो तुम। तो तुम्हें बताने हैं बस मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने बताने हैं। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जिसमें पूरा 0 हो जाए। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब सोचो हमारी स्ट्रिंग है 0 0 1 0 1 0 0 0 1 कुछ भी है, ठीक है। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। अगर ये 0 है, क्या इसको 1 करने की ज़रूरत है? क्या इसको 0 करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्या इसको 0 करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 0 है। क्या इसको करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेकर के तक को पकड़ूंगा, जितनी भी के लेंथ होगी, और उन सब पे मैं क्या करूँगा, उन सबको मैं 0 0 कर दूंगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 है, ये भी हो जाएगा। और मैं अगली बार क्या आऊँगा, मैं के पे आऊँगा सीधा, क्योंकि अब मेरे को इनको 0 करने की ज़रूरत है कि नहीं है, मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं सीधा यहाँ से चेक करूँगा। मैं आई को के बराबर, मतलब जितना पहले प्रीवियस आई जो था, आई प्रीवियस प्लस के कर दूंगा, और मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा। और अगर यहाँ पे दोबारा 1 होगा मेरा, तो फिर मैं इसको यहाँ से लेकर के डिस्टेंस तक सबको 0 कर दूंगा, और मैं सीधा आई इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, i+k कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे मूव कर जाऊँगा। तो बस ऐसे ही हमें चेक करने हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे। जहाँ भी तुम्हारा 1 आएगा, तो तुम क्या करोगे, अपने आंसर को +1 कर दोगे, और साथ में तुम्हें अब यहाँ से लेकर कहीं से, मतलब i से i+k-1 तक कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 हो गए होंगे। तो i इज इक्वल टू बस i+k कर दो, दैट्स इट। इसका मैं कोड दिखा देता हूँ जल्दी से। इसका कोड बिल्कुल यही है जो मैंने अभी जैसे लिखा। एक मैंने एन ले लिया, के ले लिया, आई स्टार्ट मैंने 0 से किया, ये स्ट्रिंग ले ली, वाइल आई इज लेस देन एन, लूप लगाया। अगर ब्लैक है, वाइट और ब्लैक को 0 1 से कंसीडर कर लो, मतलब मैंने 0 1 से ले लिया है। तो तुम क्या करोगे, अगर ai=b है, मतलब ये ब्लैक है, तो क्या कर देंगे अपन, आंसर को क्या कर देंगे अपने ++, और i इज इक्वल टू अपन क्या कर देंगे, i+k आगे तक बढ़ा देंगे, क्योंकि i+k-1 तक सारे वाइट हो चुके होंगे। अदरवाइज सिंपल i++ चलाओ और एंड में बस आंसर प्रिंट कर दो, सिंपल है दैट। ये वाला क्वेश्चन आता है ई वाली प्रॉब्लम। जो ई वाली प्रॉब्लम है, अब मैं बताऊंगा कि इसकी इंट्यूशन कैसे लगती है इन टाइप की प्रॉब्लम की। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले, है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें बस एक एरे गिवन है, समझो एक एरे गिवन है। मतलब हमें एक एक्वेरियम बनाना है, जिसके लिए हमें एक कॉलम्स दे रखे हैं कुछ 3 1 2 4 6 2 5। मैंने सैम्पल टेस्ट केस में जो एग्जाम्पल है वही उठा लिया। और हमारा जो है एक्वेरियम में, मतलब जो अपना वाटर आ सकता है, वो वाटर 8 यूनिट्स तक ही आ सकता है, ठीक है। और इसमें बता रखा है ये कॉलम्स की हाइट है। तो इसमें बता रखा है कि जो, अगर सोचो तुम टैंक बना रहे हो h हाइट का, टैंक बना रहे हो तुम h हाइट का, तो अगर कॉलम की हाइट जो है ना, अगर कॉलम की हाइट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू h है, तो तुम्हारे वाटर इसमें कुछ भी नहीं डलेगा उस वाले पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है, नो वाटर।
अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज उस वाले कॉलम में तुम्हारा कितना वाटर डलेगा, H माइनस कॉलम, ये डलेगा इतना वाटर, और टोटल वाटर जो होना चाहिए वो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मतलब इसका सिग्मा, इसका जो सिग्मा होना चाहिए वो लेस देन इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जो हमारे टोटल वाटर कैपेसिटी इनिशियली जो हमें गिवन है। बस यही था क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन की हमको बताना था कि हमें बताना है कि हम मैक्सिमम H क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम H हम क्या रख सकते हैं जिससे अपना जो टोटल वाटर आएगा वो लेस देन इक्वल्स टू वो आए वाटर W जो हमें गिवन है। तो इन क्वेश्चन को सोचने के लिए जब भी तुम्हें मैक्स दे दिया गया हो, मिन दे दिया गया हो, मैक्स निकालना है, मिन लगाना है, तो बाइनरी सर्च जरूर सोचना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर सोचो मेरी 7 हाइट पे काम हो रहा है, मतलब 7 हाइट पे जो टोटल वाटर आ रहा है वो लेस देन इक्वल्स टू W आएगा, तो तुम ये सोचो ना जो 6 हाइट पे भी डेफिनेटली जो है वाटर है वो लेस देन इक्वल्स टू W आएगा। ठीक है, मतलब जो हम 6 हाइट पे जब हम सबका सम कर रहे होंगे तो वो डेफिनेटली लेसर आए, मतलब वो डेफिनेटली लेसर आएगा जितना 7 से आएगा, तो ये वाली चीज़ भी डेफिनेटली लेसर हो, मतलब लेस देन इक्वल्स टू W होगी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स में हमारे बाइनरी सर्च लगता है, जहाँ मतलब इससे कम पे पूरा काम हो रहा हो तो अब हम इसके ज़्यादा पे जाके देखेंगे, अगर इसके ज़्यादा पे हो रहा होगा तो नहीं हो रहा होगा फिर हम इसके बीच में आके देखेंगे, तो कुछ ऐसे। तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए बाइनरी सर्च सोचना चाहिए। तो इसमें बस बाइनरी सर्च लगाओ तुम, किस पे बाइनरी सर्च लगानी है हमें, हाइट पे। अगर सोचो मैंने हाइट जो है वो कंसीडर कर ली, x कंसीडर कर ली, ठीक है, तो मैं बस एक लूप में आइट्रेट करूँगा, लूप में आइट्रेट करके और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल सम निकाल लूँगा। मतलब अगर वो कॉलम की हाइट ग्रेटर देन x है तो 0 प्लस करूँगा, अदरवाइज मैं क्या प्लस करूँगा, मैं प्लस करूँगा x माइनस कॉलम की हाइट, और मैं उनका जो कि ये सम होगा, ये जो सम होगा ये शुड बी लेस देन इक्वल्स टू SU होना चाहिए। ठीक है, ये शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, SU। तो उस वाले मेरे मिड पे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उस वाले मिड पे मेरी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू SU हो रहा है। तो फिर मैं फर्स्ट को क्या कर दूंगा, मिड प्लस 1। अब मैं आगे और आगे चेक करूंगा मेरा और आगे काम हो रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं हो रहा होता तो मैं क्या करता, मैं लास्ट को करता मिड माइनस 1 कि भाई यहाँ तो नहीं हो पा रहा काम, अब थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। दैट्स इट। तो ये है इसका सॉल्यूशन। एक हमने एक एन ले लिया, एक एक्स ले लिया, ठीक है, एन जितने कॉलम्स हैं और एक्स हमारा जितना वाटर ले सकते हैं। बाइनरी सर्च के लिए एक मिनिमम वैल्यू 0 लगाओ, मैक्सिमम वैल्यू 2E9 और आंसर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मतलब ये मेरा फाइनल आंसर जो होगा। तो मैंने मिड लगाया और मैं बस यहाँ पे इस मिड पे चेक करूँगा कि मेरा सम कितना आ रहा है, जो अभी हम कंसीडर कर रहे थे। अगर सम इस लेस देन इक्वल्स टू एक्स है तो हम आगे की तरफ चेक करेंगे और आंसर को हम अपना मिड के पे अपडेट कर देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, लास्ट इज इक्वल टू मिड माइनस 1 के पीछे चल के देखो अगर तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो। दैट्स इट। ये है ये वाली प्रॉब्लम, ई वाली ख़त्म हो गई। अब बची अपनी दो प्रॉब्लम्स, एक बची एफ और एक बची है जी। नहीं, 3 प्रॉब्लम, एफ जी एच। हाँ, मेरे को पर्सनली जी काफ़ी ज़्यादा इजी लगी थी, मतलब इवन एफ से भी ज़्यादा इजी लगी थी। तो अब एफ डिस्कस करते हैं। जो एफ है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्स और सफिक्स एरे, ये केवल उसी पे बेस्ड थी। और मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें हम सफिक्स एरे मेंटेन कर सकते हैं, प्रीफिक्स एरे मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आंसर हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, कि हमें काफ़ी सारे ट्रीज़ गिवन है। सोचो काफ़ी सारे ट्रीज़ गिवन है और उनमें फ्रूट्स कितने होंगे, AI और हाइट होगी HI। तो हमको केवल कॉन्जिक्यूटिव ट्री सिलेक्ट करने हैं और उसमें जो ऐसा होता है कि HI जो होना चाहिए ना, जो HI है वो डिविजिबल होना चाहिए HI + 1 से। ठीक है, तो मतलब ये मॉड्यूलो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम जो भी L से लेकर R तक चूज़ कर रहे होंगे ना ट्रीज, उनकी स्वीटनेस मतलब उनके फ्रूट्स का सम भी कुछ होगा। AL होगा AL + 1 AR तक, तो इनके फ्रूट्स का सम होगा।
तो ये जो इनके फ्रूट्स का सम है ना, ये शुड बी लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए के। दो कंडीशन यहाँ ट्रू होनी चाहिए, एक तो तुम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करो सब एरे, तो इसके फ्रूट्स का सम लेस देन इक्वल्स टू के होना चाहिए, साथ में एच आई मॉड्यूलो एच आई प्लस वन वो होना चाहिए 0, मतलब एच आई शुड बी डिविजिबल बाय एच आई प्लस वन। और तुम्हें बतानी है ऐसी लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सी आ रही है, तो तुम्हें क्या फाइंड करनी है, लॉन्गेस्ट सब एरे। इस वाले क्वेश्चन में है ना, हम सोच सकते हैं कि हमारे दिमाग में सबसे पहले ब्रूट फोर्स आइडिया क्या आ रहा है। ब्रूट फोर्स आइडिया ये है कि मैं हर इंडेक्स से स्टार्ट हो जाऊंगा। मतलब समझो कि एग्जांपल इसी का उठाते हैं, जैसे 3 2 4 1 8 4 4 2 4 1। अगर ये हमारे ए हैं, मतलब ये फ्रूट्स हैं, ये है हाइट, तो या तो मैं 0 से स्टार्ट होता हूँ, केवल 0 तक लूँगा, या 0 से 1 लूँगा, या 0 से 2 लूँगा, तो 0 से 3 लूँगा, 0 से 4 लूँगा। तो ऐसे हम ब्रूट फोर्स लगा के देख सकते हैं। पहले तो 1 से 1 ले रहे हैं, या तो 1 से 2, या तो 1 से 3, या तो 1 से 4। तो सोचो कि मैं 0 से लेकर यहाँ तक चलता हूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ, पहले मैं 0 पे खड़ा हूँ और मैं चेक करता हूँ क्या 4 से 4 जो है ए आई एच आई डिविजिबल बाय एच आई प्लस वन है, हाँ है, तो हम यहाँ तक ले सकते हैं। फिर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या 4 2 से डिविजिबल है, हाँ है। क्या आगे मूव कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन यहाँ पे सम कितना बन रहा है, 3 + 4, 3 + 2 + 4, और ये कितना बन रहा है, 9। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे वैलिड, मतलब हमें देखना पड़ेगा, हाँ हमें समझो के जो है वो 12 गिवन है, ठीक है। क्या ये वाली चीज़ वैलिड है, बिल्कुल है। तो हमारी 3 लेंथ तो हो सकती है, ठीक है, 3 लेंथ हमें पता लग गया हो सकती है। ऐसे ही हम यहाँ से चेक करेंगे कि कितनी लेंथ हो सकती है। अगर सोचो कि यहाँ से जो लेंथ है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू जो होती वो यहाँ पे 2 होती, यहाँ पे भी 2 होती, तो हम यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मूव कर सकते थे। लेकिन हो सकता है वहाँ पे सम जो है हमारा 12 से क्रॉस हो रहा हो। जैसे हम देख सकते हैं 3 + 2 + 4, 3 4 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18। तो यहाँ पे हमारा सम जो है वो ग्रेटर देन के पहुँच जाता, तो हम यहाँ तक नहीं ले पाते, पूरा जो 5 है वो नहीं ले पाते, तो हम केवल 4 लेंथ का ले पाते, 3 + 2 + 4 + 1, और यहाँ तक ये डिविजिबल भी है। तो हमको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना आंसर निकालना है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि तुम नीचे वाले से देखो कि तुम नीचे वाले से कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो, ऊपर वाले से देखो और उन दोनों का मिनिमम ले लो। मतलब समझो मैं 0 इंडेक्स पे खड़ा हुआ हूँ और मैं देखूं कि मैं यहाँ से है ना डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं 5 इंडेक्स तक जा सकता हूँ, 5 इंडेक्स तक सब कुछ ट्रू हो रहा है, और मैं ऊपर सम के अकॉर्डिंग जा सकता हूँ 3 तक। तो ओवरऑल आंसर कितना होगा, 0 से लेकर 3 तक, तो मतलब 4 लेंथ। तो मतलब क्या होगा, 4 लेंथ। ऐसे ही मैं 1 से देखूंगा, ऐसे ही मैं 2 से देखूंगा, ऐसी 3 से, ऐसी n-1 तक, और जो भी मेरा आंसर फाइनल होगा उसका मैं मैक्सिमम ले लूँगा, ठीक है। मतलब 0 से लेके देखेंगे 1 से, 2 से, 3 से। अब है कि हम निकालें कैसे कि कहाँ तक डिविजिबल है। कहाँ तक डिविजिबल है के लिए हम बना सकते हैं एक सफिक्स एरे। सोचो कि मेरे पास एक कुछ इस तरीके की एरे है, 4 4 2 2 3 1। तो सफिक्स एरे हम ऐसे बना सकते हैं, क्या 1 जो है ये कितने आगे तक डिविजिबल है, मतलब ये किसी से भी नहीं है, तो केवल डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये केवल 1 का रिजल्ट आएगा इसमें, मतलब लॉन्गेस्ट 1 बन पाएगी। ये जो 3 है वो 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना 2, क्योंकि इसकी लेंथ 2 आ रही है, मतलब 1 प्लस इसका जो सफिक्स है, ठीक है। या 2 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये खुद से होगा केवल 1 से, ठीक है। तो इसकी क्या लेंथ होगी, केवल 1, मतलब यहीं से स्टार्ट और यहीं पे खत्म। अब 2 जो है, 2 क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ है, तो इसकी खुद की जो लेंथ है मतलब 1 प्लस में आगे जो 2 की आ रही होती लेंथ, तो वो मतलब 2 कहाँ तक डिविजिबल है, वो भी 1 है, तो ये हो गया 2। अब जो 4 है वो खुद का 1 तो होगा ही, साथ में अगर ये इससे डिविजिबल है, क्या ये इससे डिविजिबल है 2 से, हाँ 2, और 2 कितना आगे तक बना रहा है अपना सफिक्स, तो उसका आंसर हमारे पास पड़ा हुआ है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही 4 है, क्या 4 4 से डिविजिबल है, हाँ है, तो 1 मतलब 1 तो 4 का खुद का आंसर होगा, और ये इससे डिविजिबल है तो इसका खुद का सफिक्स भी जोड़ सकते हैं हम 4 का जो है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा अपने पास 4। तो यहाँ से हम सफिक्स मेंटेन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि लॉन्गेस्ट
मेरा डिविजिबल कितना आ रहा है, ठीक है, मतलब डिविजिबिलिटी जो बनती जा रही है वो हम चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि हमको चेक करना था कि वो सम के अकॉर्डिंग, तो तुम सम के लिए क्या बना सकते हो, एक प्रीफिक्स एरे बना सकते हो। प्रीफिक्स एरे मतलब समझो कि ऊपर वाले की बना लेते हैं 32418। तो अगर तुम 32418 की प्रीफिक्स एरे बनाओ, यहाँ बना 3, यहाँ बना 5, यहाँ बना 9, ये बना 10, ये बना 18। तो अगर तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कंसीडर कर रहे हो, मतलब सोचो तुम ith इंडेक्स पे खड़े हुए हो और तुम चेक कर रहे हो कि मैं कितने इंडेक्स तक जा सकता हूँ जहाँ पे मेरा सम जो है वो लेस एन इक्वल्स टू के हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रीफिक्स ऑफ j माइनस, हम पीछे से माइनस वाला करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1, आई नहीं करेंगे ना क्योंकि फिर वो वाली वैल्यू कंसीडर नहीं हो पाएगी, i माइनस 1। ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, ये वाली चीज़ होनी चाहिए शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू के। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि प्रीफिक्स ऑफ j जो होगा, प्रीफिक्स ऑफ j वो होना चाहिए हमारा लेसर देन इज इक्वल टू k प्लस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1। तो इसके लिए तुम अपर बाउंड यूज़ कर सकते हो, लोअर बाउंड यूज़ कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो। तो तुम क्या कर सकते हो, अब बेसिकली तुम प्रीफिक्स एरे बनाओगे और हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक आयत इंडेक्स के लिए तुम ये वाली चीज़ निकाल लोगे कि इसके अकॉर्डिंग ये कितना दूर जा रहा है, मतलब कितने दूर तक मेरा सम वाला फैक्टर ख़त्म नहीं होगा। तो वो अगर तुम्हारे पास J1 आ गया और तुम एक जा रहे हो कि एक सेकेंड, तुम एक जा रहे हो डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूँ तो मैं जो है सफिक्स जो मैंने मेंटेन करी है उससे मैं निकाल लेता हूँ और मैं जा रहा हूँ J2 तक। तो मैं मिन ऑफ J1 को मैं J2 निकालूंगा और तो वो जो आया वो समझो J3 आया, तो मैं I से J3 तक का डिस्टेंस निकालूंगा, तो वो होगा J3 माइनस आई प्लस 1। और मैं केवल आयत वाले इंडेक्स के लिए मेरा आंसर होगा ये, जो कि मैक्सिमम हो सकता है अगर मेरी I इंडेक्स से स्टार्ट हो रही होगी। क्या होगा, J3 माइनस आई प्लस 1। ऐसी सारे इंडेक्स के लिए फाइंड करेंगे हम और उसका क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम। दैट्स इट। अब इसके सीधा कोड पे मूव करते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने सम के लिए प्रीफिक्स एरे मेंटेन करी, हमने ये एरे ए जो है वो फ्रूट्स के लिए, एच जो है हाइट के लिए, डीपी प्रीफिक्स के लिए, फिर हमने सफिक्स हाइट मेंटेन करी उसी के अकॉर्डिंग कि मतलब पहले इनिशियली सबको 1 दे दी और फिर अगर वो मॉड्यूलो हो रहा है वो आगे वाले से डिवाइड, तो सफिक्स में इतना ऐड कर दिया। फिर बस यहाँ से फर्स्ट निकाला कि मतलब कितना आगे तक मेरा काम हो पा रहा है, मतलब कितना आगे तक मेरा सफिक्स वो सम जो है प्रीफिक्स सम है लेसर देन इक्वल्स टू के है, और मैंने सफिक्स जो हाइट है वो निकाली, इन दोनों का मिनिमम लो माइनस आई प्लस 1 कर दो और उसका आंसर के संग मैक्सिमम ले लो, जो भी होगा फाइनली आंसर उसको बस प्रिंट करवा दो। तो जो ये वाली चीज़ है ये हमने मिन ऑफ एफ कॉमा है, हमें पता लग गया कि यहाँ तक जा सकती है मिनिमम, और फिर उसको माइनस आई प्लस 1 कर देंगे तो आयत इंडेक्स के लिए लेंथ आ जाएगी। तो ऐसी सबका हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा, आयत इंडेक्स की नहीं सबके लिए, तो हम उसके लिए मैक्स लगा रहे हैं आंसर के साथ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं जी क्वेश्चन पे मूव। जो जी क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन लगा था, मतलब केवल तुम्हें ऑब्जर्वेशन लगानी और कुछ नहीं लगाना। तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि तुम्हें ए बी कुछ मतलब ऐसे करके स्ट्रिंग गिवन है और तुम क्या कर सकते हो कि ए बी को पकड़ के चेंज कर दो बी सी में, और तुम बी ए को चेंज कर सकते हो सी बी में, ठीक है। और तुम इसका तुम्हें 1 कॉइन मिलेगा, इसका तुम्हें 1 कॉइन मिलेगा, और तुम्हें फाइनल बताना है कि तुम मैक्सिमम कितने कॉइन गेट कर सकते हो। फाइनल बताना है कि तुम कितने पॉइंट गेट कर सकते हो। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी स्ट्रिंग कुछ ऐसे है, ए बी 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 बी, ए बी बी कुछ भी है। अगर तुम बी को कंसीडर करते हो ना, तो अगर तुम ए बी को कंसीडर करते हो तो ए बी को तुम किस में कन्वर्ट कर रहे हो, बी सी में, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो ये बी सी हो गया। अब ये वाला बी इसके संग दोबारा वो हो सकता है, मतलब ए बी बन गया ये, तो वो दोबारा बी सी में कन्वर्ट होगा। अब ये ए बी जो है वो दोबारा हो जाएगा, तो ये बी फिर से सी,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक बी जो था वो अपने पूरे पीछे के ए को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। एक जो बी था अपने पूरे पीछे के ए को ख़त्म कर सकता है और सी कुछ करके ले आएगा वो। तो सी का आगे कुछ यूज़ हो सकता है क्या? सी का कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि ए बी के पैटर्न बन रहे हैं हमारे, ठीक है। इतना पता लग गया हमें। अब हम देखते हैं कि हम बी ए टाइप पैटर्न्स को देखते हैं। अगर बी ए को मैं चेक करूँ ना, तो बी ए किस में कन्वर्ट होगा? सी बी में। फिर से ये ए के संग होगा तो सी बी में, फिर से ये ए के संग होगा तो बी में, ठीक है। क्या अब जो है इसके पीछे कुछ सी के संग बन सकता है? सी के संग कुछ नहीं बनेगा, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये वाली जो चीज़ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें कि मतलब अगर मेरा बी है तो उसके पीछे जितने भी ए है ना वो मैं एक बी की हेल्प से ख़त्म कर सकता हूँ, और ऐसे मेरा बी है उसके जितने आगे ए हैं वो मैं एक बी की हेल्प से ही ख़त्म कर सकता हूँ, और एंड में मेरा कुछ सी बी करके बन जाएगा, और यहाँ पे बी सी करके बन जाएगा। तो ये आगे किसी से वो नहीं कर पाएंगे, मतलब आगे किसी के संग कंबाइन नहीं होगा और ये भी किसी के संग पीछे नहीं होगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन बस इतना ही था कि, और जो तुम्हें हर एक ऑपरेशन जो होगा नंबर ऑफ ए इसके बराबर ही ऑपरेशन होंगे तुम्हारे, देखा जाए तो अगर यहाँ पे 3 ए हैं तो बी ए के संग, फिर जो बना तुम्हारा बी सी बना, फिर वो बी इसके ए के संग, फिर इसके संग, तो टोटल 3 ऑपरेशन यहाँ से लगे। यहाँ पे 2 होते हैं, 3 या 4 मान लो, तो तुम्हारे 4 यहाँ से आते, ठीक है। तो बस जितने तुम्हारे एज हैं उतने तुम ऑपरेशंस कर सकते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके के पैटर्न में अटकेगा हमारा क्वेश्चन। अगर सोचो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न होता, तो ये वाला बी जो है ना मेरा, ये इन सबको कवर कर सकता है, इन सबको कवर कर सकता है। ये वाला जो बी है ये इन सबको कर सकता है या तो इन सबको कर सकता है। तो ओवरऑल मेरे कोई 2 कवर होंगे, 2 ग्रुप, या तो ये ग्रुप या ये ग्रुप, या ये वाला नहीं होगा या ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, तो एक ग्रुप छूटेगा। तो हमें और नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे तुम्हारे? अभी अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे वो अपने होंगे नंबर ऑफ एस के बराबर। कॉइन्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ ए के बराबर। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ एस के संग हम अपना बी कंबाइन नहीं कर पाएंगे, कोई एक ग्रुप के संग। तो तुम्हें एक मिनिमम नंबर ऑफ एज वाला ग्रुप देखना होगा जिसका तुम कंबाइन नहीं कर पाओगे। तो उतनों को इस टोटल नंबर ऑफ ए में से माइनस कर दो। लाइक टोटल नंबर अगर इसमें ये बी जो है यहाँ पे भी बी होता तो 3+3+3 9 ऑपरेशन आराम से हो जाते हैं, 9 हमें कॉइन्स मिल जाते। बट अब यहाँ पे बी है नहीं, तो हमें क्या नहीं मिलेगा यहाँ से। तो अब हमें इनमें से कोई 2 ग्रुप उठाने पड़ेंगे। तो मिनिमम वाला हटाएं, जैसे 3 वाले, तो हमारे पास 6 जो है आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम केवल 2 ग्रुप को ही ले पा रहे हैं, एक को नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इतना हमें समझ आया। अब हम देखते हैं कि ये वाली ग्रुप वाली सिचुएशन कब हमारे पास अक्कर नहीं करेगी। सोचो अगर मेरा केवल बी बी होता और मेरा यहाँ पे होता है ए कुछ भी करके ग्रुप, और यहाँ पे होता मेरा ए करके ग्रुप, मैं इस वाले बी से सबको करता, इस वाले बी से सबको करता, ठीक है। तो हमें बस मिनिमम ए का ग्रुप ही हटाना है ना। अब तुम ये देख सकते हो, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये देखो कि अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो अगर यहाँ पे केवल एक होता तो आंसर में से हमारे क्या होता? 6 माइनस कोई भी एक ग्रुप को हटाओ, समझो यहाँ पे 2 होते तो हम इसको राइट वाले पे लेते हैं, 6-2 जो भी होता अपना 4, क्योंकि मिनिमम ग्रुप ये बन रहा है। लेकिन हमारे पास 2 भी है तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 5। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा 5-2 जो भी होगा 3। अदरवाइज अगर 2 भी होते तो पूरा का पूरा 5। क्या पता लग रहा है हमें? तो तुम्हें केवल मिनिमम ग्रुप निकालना है ए का जो कि बन रहा है। अगर तुम 2 कॉन्जिक्यूटिव बी को कंसीडर कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे एक ग्रुप दिख रहा है? यहाँ पे भी एक ग्रुप है जो हमें दिख नहीं रहा है, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? जिसमें 0 एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
इस वाले केस में तभी हमारा आंसर में माइनस हमेशा 0 हो रहा है, कुछ और माइनस नहीं हो रहा। तो बस अब तो मैं ऐसे ही कंसीडर करना है ए तो मान लो बी है, और तुम्हारा ये मान लो इनिशियली कुछ तुम इनिशियल भी बी मान लो, बिल्कुल ए सबसे पहले बी मान लिया, और यहाँ पे कुछ ए है, ये हमें मतलब स्ट्रिंग गिवन है, और यहाँ पे ए है, और तुमने यहाँ पे कोई एक बी मान लिया, अपने से जोड़ लिया तुमने, है ना। तो तुम ये देखो कि ये कितने का ग्रुप बन रहा है हर एक बी के बीच में, ये कितने का बन रहा है, ये कितने का बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है 3 का, ये बन रहा है 3 का। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो मैं कर सकता था वो कर सकता था 8, लेकिन अब मेरे को कोई माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर तुम देखो ये जो ये वाला बी है वो अगर इसको लेता है, ये वाला इसको लेता है, तो हमारे पास और कोई बी बचा नहीं है, इन दोनों को हम यूज़ नहीं कर सकते, मैंने एक्स्ट्रा लिए। तो हमारे पास एक ग्रुप बचा जो सबसे छोटी लेंथ का कौन सा है, 2, तो इसका आंसर होता है 6, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बी होता हमारे पास, ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव बी, इस वाले बी और इस वाले बी का डिफरेंस कितना हो गया, 0 उस वाले केस में। अगर यहाँ पे नहीं होता, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बी होता, तो भी कॉन्जिक्यूटिव के बीच का 0 होता, और ये कुछ ऐसे कवर कर लेते। तो बस हमें कॉन्जिक्यूटिव के बीच का मिनिमम डिफरेंस ही निकालना है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो आंसर में 0 माइनस होता, यहाँ पे भी होता तो यहाँ पे भी 0 माइनस होता, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो मैं इसका कोड दिखाता हूँ फट से। इसका कोड बहुत सिंपल सा था, हमने क्या कर दिया कि मिनिमम निकालना है हमें कि मिनिमम ए का ग्रुप कौन सा बन रहा है, तो उसके लिए mi वेरिएबल जो हमारा लास्ट, हमने देखा लास्ट बी मेरा कहाँ आया होगा, तो अगर ए आई बी है तो मैं क्या करूँगा, अगर एक बी है एक पिछला बी है, तो अगर मैं ये कर दूं कि आई में से अब ये लास्ट -1 कर दूं, तो ये नंबर ऑफ एज आ जाएंगे। तो मैंने बस उसका मिनिमम ले लिया कि मिनिमम नंबर ऑफ एज का ग्रुप कितना है, तो ये मेरे पास एम आई पे आ गया, और मैंने लास्ट को अभी क्या कर दिया, आई, और मैंने टोटल नंबर ऑफ एज काउंटर मैं स्टोर कर लिए, काउंटर प्लस प्लस करते चला गया जैसे ए आया। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा बस काउंटर, जितना काउंटर है में से माइनस कितना करना पड़ेगा हमें, एम आई, बस हमें मिनिमम माइनस करना है जितना का ग्रुप है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी इंट्यूशन इस क्वेश्चन के पीछे, आई होप आ गई होगी समझ में। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच। तो ये क्वेश्चन है ना मेरे को ठीक लगा था, मतलब इसमें हम DFS वगैरह के बारे में सीखते हैं, थोड़ा BFS लगाना। तो मैं क्वेश्चन पे ही आता हूँ डायरेक्ट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि समझ लो, एक सेकेंड, समझ लो तुम्हारे पास एक है ना, एक ग्राफ गिवन है जो कि है डायरेक्टेड, और उसमें है ना n नोड्स हैं, वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा हर एक नोड से दूसरे पे पहुंच सकते हैं, और टोटल एजेस कितनी होंगी, n। तो तुम देखो इस तरीका का ग्राफ कैसे दिख सकता है, ये जैसे ट्री है, तो इसमें ट्री के अलावा एक कोई और एज होगी, तो या तो ऐसे तो या तो हमारी एज कैसे हो सकती है, या तो हमारी एज ऐसे होगी, या ऐसे होगी, या तो ऐसे होगी, कोई भी हो सकती है, या ऐसे होगी। तो हर एक केस में क्या बनेगी, एक साइकिल, और कितनी साइकिल होगी टोटल, केवल सिंगल साइकिल। बाकी सारे जो नोड्स हैं ना उस साइकिल से लगे हुए होंगे, मतलब समझो तुम्हारी ये साइकिल बन रही है, इससे कुछ कुछ नोड्स निकले हुए होंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा हमेशा, ठीक है। इससे कुछ कुछ नोड्स निकले हुए हैं, इससे कुछ कुछ निकले हुए हैं। तो अब हमारे पास समझो कि 2 बंदे दे रखे हैं, ए और बी, इनमें मार्शल और कुछ और नाम दे रखे थे, लेकिन मैं ए और बी कंसीडर करना चाहूँगा। तो जो ए वाला जो हमारा बंदा है वो मैं देख लेता हूँ थोड़ा कि, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो जो हमारा ए वाला बंदा है ना, ए वाला बंदा जो है वो क्या करना चाहता है, वो बी को पकड़ना चाहता है, ठीक है, वो बी को क्या करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। और जो बी वाला बंदा है वो चाहता है कि मैं ए वाले से ना पकड़ा जाऊं, तो बी वाला बंदा क्या चाहता है कि मैं ए वाले से ना पकड़ा जाऊं कभी भी,
लेकिन बी वाला थोड़ा सा इंटेलिजेंट है और उसको पता है कि ए कौन सा मूव चलेगा, उसे ये पता लग जाता है कि ए कौन सा मूव चलेगा, तो वो अपने मूव ही इसी तरीके से लेता है कि जिससे वो ना पकड़ा जाए। तो तुम्हें एंड में बस देखना है क्या बी कोई एक ऐसे मूव चला सकता है जिससे वो कभी नहीं पकड़ा जाए एक ये ए से। तो बस तुम्हें ये बताना है। थोड़ा सा सोचते हैं क्वेश्चन पे। सोचो कि मेरा बी वाला बंदा है ना यहाँ पे होता और मेरा ए वाला बंदा भी यहाँ पे होता, तो दोनों अगर सेम पॉइंट पे हैं तो लो पकड़ लिया उसने, क्या दिक्कत है। कुछ और सोचते हैं फिर। मेरा जो है ना ए वाला बंदा यहाँ होता, मेरा बी वाला बंदा यहाँ होता, ठीक है। ये एक अच्छा एग्जांपल नहीं होगा। समझो कि मेरा ए वाला जो मेरा बी वाला बंदा है वो यहाँ पे है, ए वाला यहाँ पे है। तो मेरा बी वाला बंदा पता है क्या करेगा, उसको पता है कि ये किस तरफ चलेगा। अगर ए वाला इस तरफ चलेगा ये इस तरफ चल जाएगा, अगर ए वाला इस तरफ चलेगा ये इस तरफ चल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये जो बी वाला बंदा है ना इसको हमेशा किस में घुमाता रह जाएगा, साइकिल में। साइकिल में घुमाता रह जाएगा बी वाला बंदा जो है ए वाले को, क्योंकि उसको पता है ए कहाँ चलने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एक ऑब्जर्वेशन ड्रॉ हो गई कि अगर बी वाला बंदा मेरा साइकिल में गिवन है ना, बी वाला अगर साइकिल में है तो हमेशा आंसर जो है वो यस आएगा। अगर बी वाला साइकिल में तो हमेशा आंसर क्या आएगा, यस। आंसर क्या आएगा, यस। क्यों, क्योंकि पकड़ ही नहीं सकता उसको ए, वो घुमाता ही रहेगा उसको। अब मान लेते हैं मेरा बी यहाँ पे नहीं और मेरा ए जो है वो यहाँ पे नहीं, ठीक है। समझो कि मेरा बी यहाँ पे लेकिन मेरा ए यहाँ पे है। तो ए वाला बंदा अगर यहाँ पे आ भी जाता है तो ये क्या करेगा, बी वाला बंदा या तो अपनी पोजीशन पे रहेगा और इसके आने का वेट करेगा यहाँ तक और फिर इसको दोबारा ये घुमा देगा ये। तो हमारे पास क्या है, बी वाला बंदा फिर से नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसको पता है अगर ए इस तरफ आया तो ये इस तरफ जाएगा, तो बी फिर से घुमाता रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर, तो हमें ये भी पता लग गया कि अगर ए बाहर है और बी साइकिल में तो भी आंसर क्या आएगा, यस। तो अब हम देखते हैं कि हमारा बी वाला बंदा जो है ना वो कब पकड़ा जा सकता है। तो हमारा बी वाला बंदा केवल तभी पकड़ा जा सकता है जब उसको ए साइकिल में आने ही नहीं दे और उससे पहले ही पकड़ ले, ठीक है। तो वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो और मेरा बी वाला बंदा हमेशा साइकिल में आने की कोशिश करेगा तभी वो नहीं पकड़ा जाएगा। अदरवाइज तो खुद सोचो ना, उसका कोई ना कोई एंड पॉइंट आ जाएगा और एंड पॉइंट पे ए वाला सो पकड़ ही लेगा, चाहे वो कहीं से भी, चाहे वो कुछ ऐसे मूव करे यहाँ से लेकर कहीं पे भी, तो ए वाला भी बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच के उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि क्या ए वाला बंदा बी वाले को साइकिल में आने से रोक सकता है। तो खुद सोचो, अगर ए वाला किसी भी पॉइंट पे है और बी वाला भी किसी भी पॉइंट पे है, तो बी वाला क्या देखेगा कि भाई मैं अपने क्लोजेस्ट साइक्लिक पॉइंट देखूं, मेरी जैसे ये वाली साइकिल है तो इससे क्लोजेस्ट साइक्लिक पॉइंट देखूं। अगर मेरा बी यहाँ पे होता तो ये है एक डिस्टेंस पे, ठीक है, और मैं वहाँ पे उतने टाइम में पहुँच जाऊँ, और जैसे ही अगर मैं 1 सेकंड में पहुँच गया तो मेरा काम हो गया, अब मैं साइकिल में ए वाले को घुमा सकता हूँ। लेकिन ए वाला अगर मेरा होता, वो सोचो कि मतलब बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे है ना, उसको जाने ही नहीं देता, उससे पहले ही ए पहुंच जाता या उसी टाइम पे पहुंच जाता। तो बी वाला साइकिल में आने से पहले ही ए ने उसको रोक लिया। तो उस वाले केस में क्या होगा कि जो बी वाला है वो साइकिल में नहीं आ पाएगा और ए ने उसे पहले ही पकड़ लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो आएगा। बस यही था, यही थी ऑब्जर्वेशन। तो हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर बी ऑलरेडी साइकिल में है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, यस आएगा। अगर जो हमारा बी जो है वो साइकिल में नहीं है तो वो क्या, बी क्या ढूंढेगा, क्लोजेस्ट साइक्लिक पॉइंट, क्या देखेगा, क्लोजेस्ट साइक्लिक पॉइंट, और वो उस पे जाने की कोशिश करेगा। और उस वाले पॉइंट पे जो क्लोजेस्ट साइक्लिक पॉइंट होगा, अगर उस पे ए जो है वो ए बी के टाइम के बराबर या उससे पहले पहुंच जाता है तो वो उसको रोक लेगा साइकिल में आने से पहले। तो हम कह देंगे कि ए ने बी को रोक लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा उस टाइम पे, नो। तो बस हमें यही दो कंडीशन चेक करनी थी और अपना आंसर आ जाएगा इन दोनों की हेल्प से। इसका मैं कोड दिखा देता हूँ डायरेक्ट। कोड काफ़ी सिंपल ही है इसका, बस BFS थोड़ी सी है।
तो हमने सबसे पहले एक मैप बना दिया, ठीक है। अब हम साइकिल कैसे निकालेंगे इसमें, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो अगर ये दोनों पहले सबसे पहले सेम जगह पे हैं तो आंसर सीधा नो कर दो, क्योंकि पकड़ ही लिया भाई उसने। तो तुम्हें साइकिल निकालनी है, तो मैं बताता हूँ कि साइकिल कैसे निकाल सकते हैं। कि साइकिल निकालने का मतलब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसमें। सोचो ये कोई भी साइकिल होती, यहाँ पे कुछ नोट्स हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ नोट्स हो रहे हैं। तो तुम क्या करो कि जिनकी डिग्री 1 है ना उनको निकालना स्टार्ट करो। इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला। तो ये क्या है, लीफ नोट्स को निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला। फिर तुम्हारे कुछ नोट्स की डिग्री 1 हो गई। फिर मतलब जैसे इसकी इसके बाद हो जाएगी, लाइक इन दोनों की माइनस होगी तो इसकी 1 हो जाएगी। फिर इसको निकाला तो ये निकल गया था, ये निकल गया था। जब तुम्हारी डिग्री 1 से बड़ी हो गई ना तो तुम एक साइकिल पे पहुंच चुके हो। तो उसमें कुछ चेंजेस ना करो। तो बस बिल्कुल यही वाली चीज़ इसमें करी है मैंने। सबकी इन डिग्री मेंटेन कर ली मैंने यहाँ पे, और मैंने चेक करी जिनकी इन डिग्री 1 है वो लीफ नोट्स हैं उनको पुश कर दो और विजिटर मार्क कर दो। और जिनकी डिग्री जैसे माइनस होती जा रही है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होती जा रही है, उनको भी तुम रिमूव करते जाओ। तो जो मेरे विजिटेड हो गए होंगे वो वाले पॉइंट्स क्या होंगे, वो नॉन साइक्लिक पॉइंट्स होंगे। तो अगर बी जो है वो क्या हुआ, अगर वो विजिट नहीं हुआ तो मतलब बी जो है वो साइकिल वाले पॉइंट पे है, तो हम क्या कर देंगे यस, क्योंकि उसको घुमाता ही रहेगा ए को। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम क्लोजेस्ट साइक्लिक पॉइंट निकालेंगे। बी तो उस पर है नहीं, तो हम क्लोजेस्ट साइक्लिक पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें एक क्यू में बी को पुश करो और उसके बाद तुम उस पर बी एफ एस लगाना स्टार्ट कर दो। और तुम्हें ये वाले पॉइंट्स ऑलरेडी पता है कि कौन से साइक्लिक पॉइंट्स हैं, तो उनसे डिस्टेंस निकालो और जिससे भी डिस्टेंस जो है मिनिमम आएगी वो तुम्हारा क्लोजेस्ट नोड हो जाएगा। बस ये निकाल लिया मैंने। तो जैसे ही मेरा क्लोजेस्ट आ गया तो उसके बाद क्या करूँगा, मैं क्लोजेस्ट से देखूंगा कि क्या मेरा ए वहाँ पे पहले पहुँच सकता है कि बी पहले पहुँच सकता है। तो मैंने यही वाले, तो मैं क्लोजेस्ट से बी एफ एस लगा दूंगा। तो मैंने क्लोजेस्ट को पकड़ा और मैंने बी एफ एस लगाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। मैंने क्लोजेस्ट को जो है पुश किया और मैंने उससे बी एफ एस लगाना कर दी स्टार्ट। और मैंने ए से डिस्टेंस देखा और बी से। अगर ए का डिस्टेंस लेसर देन इक्वल्स टू बी है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बी से पहले पहुंचने पे या फिर उसके पहुंचने तक ए वाला उसको पकड़ लेगा, उसको साइकिल में घुमाने नहीं देगा उसको। आंसर नो आ जाएगा, अदरवाइज यस आ जाएगा। सो या दैट्स इट एंड आई होप कि पसंद आई होगी ये जो मैंने सॉल्यूशंस बताए। या दैट्स इट।